नाजरीन आदाब। सियासत टीवी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी रियाज़ अहमद साहब आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। नाजरीन, हम आज की शुरुआत करते हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से दिए गए एक बयान से। याद रहे नाजरीन के इलेक्शन कमीशन पर मुसलसिल दबाव है इस बात का कि वो मतलब शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम है, और ये जो इल्ज़ाम है ये कांग्रेस पार्टी के जो आला कायदीन है, ख़ास तौर पर पार्लियामेंट लोकसभा में अपोजिशन लीडर जो है राहुल गांधी मुसलसिल इस बात को उठा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदाराना जो है रवैया इख्तियार नहीं किया हुआ है। तो इलेक्शन कमीशन का आज ये बयान आया है कि जहां पर भी इंतखाबात में रायदही होगी, शफाफियत के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए 100% जो है वेबकास्टिंग अमल में आएगी। इसी से हम आज की शुरुआत करते हैं। जी रियाज साहब। जी, आपने जिस तरह कहा है कि उसकी शफाफियत पर सवालात उठाए गए हैं, ख़ासतौर पर इलेक्शन कमीशन के, और आप देखेंगे कि जहाँ तक इलेक्शन कमिश्नरान का तकर्रुर होता है, इस सिलसिले में हुकूमत को बहुत ज़्यादा इख्तियारात होते हैं क्योंकि हुक्मरान जमात होती है। लेकिन आप अगर देखें इलेक्शन कमीशन का और उसके जो कमिश्नरान है, उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप साफ़ और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद अमल में आएँ। मिसाल के तौर पर अपोजिशन, जैसा राहुल गांधी का आपने जिक्र किया है, उन्होंने बार बार और मुसलसल पार्लियामेंट में ये आवाज़ उठाई है। उन्होंने नहीं बल्कि अब शरद पवार जैसे सीनियर कायद को अगर देखते हैं तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि हिंदुस्तान की 10 कम से कम 10 जो सरकारी एजेंसियां हैं उसमें सरफहरिस्त इलेक्शन कमीशन है, वो हुकूमत के इशारों पर नाच रहे हैं, जिसके नतीजे में नतायज जो है वो अपोजिशन के हक़ में आने के बजाय हुक्मरान जमात यानी बीजेपी के हक़ में जा रहे हैं। उसकी मिसाल आप दे सकते हैं हरियाणा में ये कहा गया, तमाम ओपिनियन पोल्स में, एग्जिट पोल्स में ये कहा गया, और ख़ुद जो सियासी पंडित थे जिन्होंने दौरे किए, सहाफ़ी जो इन्होंने दौरे किए, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि हरियाणा में कांग्रेस की हुकूमत होगी और बीजेपी इस मरतबा शिकस्त खाने वाली है। लेकिन आप देखेंगे कि वहाँ पर बीजेपी कामयाब हो जाती है। हैरत की बात है, नतायज में क्या हुआ पता नहीं है। फिर महाराष्ट्र में देखेंगे कि महाराष्ट्र में ये कहा गया कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना है वो और बीजेपी के इतिहास से अवाम बहुत ज़्यादा नाराज़ है, क्योंकि बाल ठाकरे ने जो शिवसेना कायम की थी, लोगों के दिलों में वही शिवसेना बाकी है। लेकिन आप देखेंगे कि वो उद्धव ठाकरे शिवसेना और कांग्रेस का जो इत्तेहाद है, एनसीपी का जो इत्तेहाद है, वो नाकाम रहा। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है, और इस गड़बड़ के मामले में तकरीबन 39 अपोजिशन जमातों ने सदर जमहूरिया से मुलाकात की थी एक वक्त और कहा था कि ईवीएम में गड़बड़ हो रही है और ईवीएम के बजाय आप बैलेट से वो कराएं, यानी वोटिंग कराएं। लेकिन ना सदर जमहूरिया ने उस पर कोई तवज्जो दी और ना ही इलेक्शन कमिश्नर ने उस पर तवज्जो दी, बल्कि ये कहा कि जो अपोजिशन जो इल्ज़ाम आयद कर रही है वो बिल्कुल गलत है। और उसके बाद ये कहा गया कि चलिए आप बदनवानी जो कर रहे हैं लेकिन आप कबूल नहीं कर रहे हैं, और ईवीएम के जो हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तब्दील किए जा रहे हैं वो भी आप कबूल नहीं कर रहे हैं, उसमें छेड़छाड़ हो रही है वो भी आप तस्लीम करने से इनकार कर रहे हैं। तो आप एक काम कीजिए कि जो यानी आधार कार्ड है, आधार कार्ड से लिंक कीजिए। फिर उसके बाद वेबकास्टिंग की अब बात आ रही है, तो मैं नहीं समझता कि ये सिर्फ दिखावा है, हो सकता है कि इस पर अमलावरी नहीं होगी यकीनन, क्योंकि इस बार ये भी ये इस वास्ते यकीनी नहीं है। ये बहुत सारे इलाके हैं, रिमोट इलाके हैं, वहां पर इंटरनेट की सहूलतें नहीं होती जी, इंटरनेट की सहूलतें वहां पर नहीं होती। आपका जो खदशा है वो बिल्कुल 100% हक बजानिब है, इसीलिए कि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है वेबकास्टिंग के लिए, वो वेबकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दस्तयाब नहीं है इलेक्शन कमीशन के बाद। दूसरी बात ये, महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात के बाद जब सूरत हाल बदली, नतायज आए और एकनाथ शिंदे की जो हुकूमत है फडणवीस के साथ, उन्होंने वहां पर हुकूमत तश्कील दी बीजेपी और शिवसेना के इत्तेहाद ने, उसके बाद से मुसलसिल इलेक्शन कमीशन अपोजिशन पार्टियों के निशाने पर है। और यकीनन जिस किस्म की सूरत हाल महाराष्ट्र में थी, क्योंकि हम इंतखाबात को मुसलसिल कवर कर रहे थे उस वक्त भी, जो फीडबैक वहां से आ रहा था, जो रिपोर्ट्स आ रहे थे, उससे ये वाजे था कि वहां पर कांग्रेस, एनसीपी और एक जो हकीकी जो शिवसेना है उद्धव ठाकरे की, वो जीतने वाली है वहां पर, मगर नतायज बदल गए। लेकिन आप देखेंगे जी, मैं माफी चाहता हूँ, एक बात बताता हूँ मैं, अब ये जो सब कुछ हो रहा है, आप नए नए इकदाम करेंगे, नए नए पॉलिसियाँ बनाएंगे, इलेक्शन कमिश्नर नए हिकमत अमली इख्तियार करेगी, लेकिन किस लिए करेगी आपको बताता हूँ। सिर्फ और सिर्फ
मगरबी बंगाल को निशाना बनाने के लिए किया जाएगा और वहां पर ममता बनर्जी को हुकूमत से हटाने के लिए अमित शाह से लेकर मोदी, बीजेपी, आरएसएस तमाम के तमाम पूरा जोर लगाए हुए हैं और इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन जो है उसको इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश हो रही है। ये मेरा इल्जाम नहीं है, बल्कि अवाम ये कह रही है। मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी भी यही कहती हैं कि हमें आप लोग जो हैं वो इस तरह के इक़दामात के लिए मजबूर कर रहे हैं, इस तरह की बातें हो रही है। तो आप देखेंगे कि मगरबी बंगाल के जो नताइज हैं उस पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है। यकीनन आपने कहा कि मुसलसिल कोशिशें 2014 के बाद से पूरी ताकत जो है मरकजी हुकूमत वहां पर मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी की हुकूमत को गिराने के लिए मुसलसिल लगा रही है, मगर वहां पे पार्लिमानी इंतखाबात में, असेंबली इंतखाबात में, पंचायत लोकल बॉडी इंतखाबात में पूरी तरह मुकम्मल तौर पर बीजेपी वहां पर नाकाम हुई है। लेकिन अब जिस तरीके के इल्जामात का सामना इलेक्शन कमीशन को है, हो सकता है एक दूसरा पहलू उसका ये भी हो सकता है, ये 100% वेबकास्टिंग का, कि वहां पर जो छवि उनकी मुतासिर हुई है, जो छवि खराब हुई है, अपोजिशन के मुसलसिल इल्जामात और एक इल्जामात के बाद जो छवि मुतासिर हुई है उसको साफ सुथरा करने के लिए ये 100% ऐलान कर दिया है, जिसको अमली जामा पहनाना मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। लेकिन मगरबी बंगाल टारगेट है, मुझे ऐसा लगता है। यकीनन आप, क्योंकि आप एक तजुर्बेकार सहाफ़ी है तो आपका जो तज्जिया होता है यकीनन वो काबिल कबूल है तमाम के लिए। तो आप जिस तरीके का इशारा दे रहे हैं मगरबी बंगाल को निशाना बनाने के लिए ये काम किया जा रहा है, तो आने वाले दिनों में ऊंट किस करवट बैठेगा वो तमाम चीजें निकल कर सामने आएंगे। आसाम से एक खबर है रियाज साहब, गोपालपारा में 600 मकानात थे वहां पर, वो 600 मकानात को, और पूरे कमाल ये है कि वो 600 के 600 मकानात मुसलमानों के थे, उन तमाम मकानात को मुनहदम कर दिया गया है। उन पर ये इल्जाम है कि उन्होंने वेटलैंड पर वो मकानात तामीर किए हैं। जी, सिर्फ ये बहाने हैं, बहानेबाजी के जरिए मुसलमानों को वहाँ सताया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप देखें एनआरसी के वक्त, देखिए सीए के वक्त, देखिए एनआरसी के वक्त, अगर आप देखेंगे तो आसाम में आज भी कई ऐसे मुसलमान हैं जिन्हें बांग्लादेशी करार देकर मराकज़ हिरासत में रखा गया है। और अफसोस की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी वाज़ेह तौर पर कहा है कि जो एनआरसी हुई थी वहाँ पर आसाम में जो हुई थी उसमें गैर मुस्लिम जो थे वो गैर कानूनी पाए गए, जबकि मुसलमानों की बहुत कम तादाद गैर कानूनी पाई गई, तो वो भी दस्तावेज़ात ना होने की वजह से। और हैरत की बात यह है कि आपको बता दूं कि यानी कौमी सतह पर फौज में अहम खिदमत अंजाम देने वाले एक आला ओहदेदार का नाम भी एनआरसी से निकाल दिया गया था और कहा गया था कि वो बांग्लादेशी है। तो शर्म की बात है, सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए इस तरह की काविशें हो रही हैं, कोशिशें हो रही हैं। आसाम में ऐसा लगता है चीफ मिनिस्टर आसाम हिमंता बिस्वा शर्मा ये चाहते हैं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 75 साल के हो रहे हैं, एक तरफ उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर है, वो चाहता है कि वज़ीर आज़म की जो कुर्सी है उस पर वो बैठ जाए, और दूसरी तरफ हिमंता बिस्वा शर्मा चाहते हैं कि वो बैठ जाए, और तीसरी तरफ आप देखेंगे कि कई ऐसे कायदीन उभर रहे हैं जो जहरीली यानी जहर फैलाते हुए, फ़िरका परस्ती का जहर फैलाते हुए और अजीब व गरीब बातें करते हुए अपने आप को नेशनल मीडिया में आरएसएस की नज़र में, बीजेपी कायदीन की नज़र में लाना चाहते हैं। और उनका यही सोचना है कि गुजरात को जिस तरह मुसलमानों के कत्लेआम की लेबॉर्ट्री में तब्दील करने वाले शख्स को एक आज दुनिया मान रही है, बहुत बड़ा उनका सम्मान कर रही है। और आज हाल ये है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, और मैं नहीं करता हूँ ये बात, ये संजू भट्ट जो हैं आईपीएस ऑफिसर, दयानतदार ऑफिसर, उन्होंने कहा था कि फसादात किसने बर्पा करवाए थे, किसने तसाहुल से और मुजरिमाना गफलत से काम लिया था, और आज वो कहाँ है और संजू भट्ट कहाँ है आप अच्छी तरह जानते हैं। तो हिमंता बिस्वा शर्मा में, और मैं समझता हूँ कि योगी आदित्यनाथ में जबरदस्त मुकाबला आ रही चल रही है कि वजीर आजम की दौड़ में कौन पहले आएगा, कौन कितना जहर उगलेगा, कौन कितना मुसलमानों को अपनी रियासत में परेशान करेगा, और उसका नंबर जो है आरएसएस में और बीजेपी के आला क़यादत में उसका नंबर बढ़ेगा। ज़बी साहब एक बात बोलना चाह रहा हूँ, जैसे मुसाबिकत की बात है तो आपको बता रहा हूँ, जैसा कि आपने कहा है कि कौन मुसलमानों को ज़्यादा सताएगा, कौन मसाजिद ज़्यादा शहीद करेगा, कौन मुसलमानों की बस्तियों को उजाड़ेगा ज़्यादा, और कौन मदरसों को शहीद करेगा, इस मामले में मुकाबला चल रहा है बीजेपी चीफ मिनिस्टर्स में। जी यकीनन, क्योंकि जिस तरीके की सूरत हाल उन रियासतों में है जहां पर बीजेपी बरसरे इख्तिदार है, वहां पर मसाजिद, मुसलमानों की बस्तियां, ये यही निशाने पर है। गुजरात से लेकर अब हम आसाम तक भी अगर देख लेंगे तो वही सूरत हाल है जिसकी मंजरकशी आपने अभी अपने अल्फाजों में की है यकीनन। मगर क्या ये दस्तूर और आइन के मुताबिक होने वाला काम है?
देखिए, एक बात है, बीजेपी को ना दस्तूर का ख्याल है, ना बीजेपी को ना जमहूरियत का ख्याल है, और यही इल्ज़ाम राहुल गांधी मुसलसल आयद कर रहे हैं। राहुल गांधी नहीं बल्कि तमाम अपोजिशन कायदीन आयद कर रहे हैं। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पर कहा है कि अगर आप बस्तियां उजाड़ने के ख्वाह हैं तो आपको इससे गुरेज करना चाहिए। इवन अगर कोई कातिल भी है, तो अगर कोई मुजरिम भी करार दिया जाता है तो उसका आप घर नहीं तोड़ सकते, क्योंकि घर बनाना कोई मामूली बात नहीं है। और इनको घर की कोई यानी घर में क्या अहमियत, घर की क्या अहमियत होती है, घर वालों की क्या अहमियत होती है, इनको अंदाज़ा नहीं है। और जो इंसानी रिश्ते होते हैं, उसकी जो पाकीज़गी होती है, इससे बिल्कुल ये नावाकिफ़ हैं। वजह यही है। और सिर्फ जब भी इलेक्शंस आते हैं या फिर कहीं पर अपने आप को अपने नंबरात बढ़ाना पड़ता है, तो ये इस तरह के काम करते हैं। आसाम में आप देखेंगे कि जब से हिमंता बिस्वा शर्मा है, ये कांग्रेसी बेचारा, कांग्रेसी, लेकिन कहा जाता है, कांग्रेसी खुद कहते हैं कि इसकी जो चड्डी है वो आरएसएस की है। तो मुझे तो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, लेकिन अगर कोई हिंदुस्तान में कौमी इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाता है तो हमारी नज़र में वो बदतरीन शख्स है। यकीनन देखिए, आरएसएस के ऊपर इस बात का मुसलसल इल्ज़ाम है कि उन्होंने आज तक भी, अब ये 2014 के बाद शायद उन्होंने अपने हेडक्वार्टर पर हिंदुस्तानी परचम लहराया है। अरे 60 के दहक तक नहीं लहराते थे वो लोग। बिल्कुल। तो कभी भी उन्होंने तो ये इनसे आप देशभक्ति की तवक्को करना, हुब्बुल वतनी की तवक्को करना, ये बेकार बात है। क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजे से अपनी रिहाई के लिए अंग्रेजों से माफी चाही थी, माफीनामा उन्हें लिख कर दिया था। और ये बात ये आप या मैं नहीं कह रहे, तारीख कह रही है, और दस्तावेजात उसके मौजूद है मुसलसिल। पार्लियामेंट में खा वो राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी हो, इन लोगों ने ये बातों को वाजे किया है। तो जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है आसाम में, क्योंकि वहां पर फिर इंतखाबात है, इंतखाबात का सामना है, तो फिर वहां पर हालात को फिरकेवाराना रंग देने की कोशिश हेमंता बिस्वा शर्मा की जानिब से की जा रही है। अब आप देखिए, पहलगाम वाकया पर सारे हिंदुस्तानी मुत्तहिद थे। 26 लोग शहीद हुए पहलगाम वाकये में, पाकिस्तान की दहशतगर्दी का शिकार हुए। और आप अंदाज़ा कीजिए कि उसमें तमाम मर्द हजरात थे और इसके अलावा तमाम हिंदू थे, लेकिन उनके बचाकर अपनी ज़िंदगियों का नजराना पेश करने वाले मुसलमान थे। लेकिन आप उनको भूल जाते हैं और दूसरों को याद रखते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको हिंदुओं से हमदर्दी है तो आप ये बताइए कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने कितने पहलगाम के शोहदा को अपनी हुकूमत के जानिब से करोड़ों रुपए एक्स ग्रेशा दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कितने लाख रुपए या करोड़ रुपए उनको बतौर एक्स ग्रेशा पेश किया। अगर आपको हिंदुओं से हमदर्दी है, पहलगाम के जो शोहदा है उनसे हमदर्दी है, तो फिर उनके 5-5 करोड़ रुपए फिकर्स एक्स ग्रेशा दीजिए, जब आप पता चलेगा कि आप कितने हमदर्द हैं। क्योंकि यकीनन आपकी ये जो आपकी जो मांग है, आपका जो कहना है, ये हक बजानिब है। इसलिए क्योंकि वहां पर जो है वो सिक्योरिटी का फेलियर है। पहलगाम वाकया जो है, दहशतगर्दाना वाकया जो है, वो सिक्योरिटी का फेलियर है। सिक्योरिटी का फेलियर होता है तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। गवर्नर को तो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनको तब्दील कर देना चाहिए था। यकीनन उनको तब्दील कर देना चाहिए था। और जिस तरीके से आपने कहा, मरकजी हुकूमत को और रियासती हुकूमत को जो गवर्नर के तहत है, वहां पे गवर्नर को एक्स ग्रेशिया का वहां पर ऐलान करना चाहिए था। हकीकत में ना सिर्फ हेमंता बिस्वा शर्मा को बल्कि योगी आदित्यनाथ को, तमाम उन रियासतों को जो अपने आप को सबसे बड़ा हुब्बुल वतन पेश करते हैं, यहां पर एक्स ग्रेशिया पेश करने की जरूरत दे दीजिए ना। 10 करोड़ रुपए दीजिए आप। अगर बहुत हिंदुओं की हमदर्दी चाहते हैं तो उसमें कौन मुसलमान था, आप बताइए। लेकिन याद रखिए, ये जो शहीद होते हैं उसमें कोई हिंदू मुसलमान की तमीज नहीं करनी चाहिए। और आप देखेंगे कि गोदी मीडिया ने उस वक्त किस तरह की हरकतें की थी, किस तरह लोगों को मजहबी खुतूर पर बांटने की कोशिश की थी। लेकिन वो बाद में आप देखेंगे कि खुद वहां जो शहीद हुए थे उनकी बीवियों ने, उनके अरकान खानदान ने कहा कि कश्मीरियों ने अपनी जिंदगियों को दांव पर लगाकर हमारी जानें बचाई हैं। ये होता है। और उन्होंने कश्मीरियों की मेज़बानी की तारीफ की थी और कहा था कि ये लोग हमेशा हमारी मदद के लिए शामिल रहे और अपनी जानों को खतरे में डालकर हमारी जिंदगियां बचाई। तो फिर उनके बारे में आप क्यों नहीं बोलते? यकीनन कश्मीरियत जो है वो कश्मीरियत बड़ी तहजीब है। और वहाँ के जो कश्मीर के लोग हैं वो कश्मीरियत को जिंदा रखने के लिए आज तक भी जिद्दोजहद कर रहे हैं। सजा साहब, एक रियासत माफ करना रियासत साहब, एक खबर ये अहम आ रही है मगरिबी बंगाल से कि 4 जो लोग हैं बांग्लादेश का उन्हें बताकर उन्हें वापस बांग्लादेश भेज दिया गया, जबकि उनका ताल्लुक मगरिबी बंगाल से था। वो लोगों ने अपने हिंदुस्तानी दस्तावेजात पेश किए। दस्तावेजात पेश करने के बावजूद भी उन्हें बांग्लादेश भेज दिया गया। वेस्ट बंगाल की पुलिस ने उन्हें फिर राब्ता करके वापस बुलाया है यहाँ पर।
जी जी, देखिए अब आप महाराष्ट्र पुलिस ने ये काम को अंजाम दिया कितने है। अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है। और महाराष्ट्र में किसकी हुकूमत है आप अच्छी तरह जी। जानते हैं। अरे भाई, आप किसी की भी हुकूमत रहे, इंसानियत होनी चाहिए। अगर इंसानियत नहीं है, हिंदुस्तानियत नहीं है, यानी इंडियननेस उसमें नहीं है, तो समझो वो बिल्कुल कम्युनल लाइन्स पर जा रहे हैं और हिंदुस्तान को तबाही और बर्बादी की राह पर ले जा रहे हैं। आप अंदाजा कीजिए कि अगर एक खानदान के 4 अफराद को अगर ये कहा जाए कि आप हिंदुस्तानी नहीं हैं, तो आप क्या हाल होगा आपका। आपको अगर मुल्क बदर कर दिया जाएगा, मुल्क से निकाल दिया जाएगा, तो आपके अरकान खानदान का क्या हाल होगा। और अब आप तो मर जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि इस तरह के जो लोग इकदाम कर रहे हैं, कम से कम इंसानियत के नाते तो उन्हें यह सोचना चाहिए कि हम क्या खानदानों को नहीं तकसीम कर रहे हैं। पहले ही आपने मुल्क का माहौल इस कदर खराब कर दिया है कि आप देखेंगे कि 3 साल की बच्ची भी महफूज नहीं है हिंदुस्तान में। और ये बीजेपी की हुकूमत में हुआ है, राजस्थान में हुआ है। और राजस्थान में आपको बता दूं कि बीजेपी की हुकूमत है, और वहां पर मंदिर के बाहर सो रही एक 3 साला बच्ची का अगवा होता है, उसका रेप होता है, और ये बड़े बड़ी बातें करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि पहले लॉ एंड ऑर्डर को देखिए, पहले इंसानियत को बचाइए, और फिर उसके बाद आप मंदिर मस्जिद जो कर रहे हैं, ये तो और डेंजर काम है। आप मंदिर मस्जिद मत कीजिए, आप हिंदुस्तान हिंदुस्तान कीजिए, हिंदुस्तान को तरक्की पर ले जाइए। जब कहीं जाकर आपको कुछ यानी एक पुण्य मिलेगा, सवाब मिलेगा। वरना सिर्फ आप कहते हैं कि हम ही मुहब्बुल वतन है, हम ही कौम परस्त है। कौम परस्त कहां के हैं? और अगर तहरीक आजादी में अगर इन कौम परस्तों का जायजा लें, तो आपको बता दूं कि ये अंग्रेजों के तलवे चाटते रहे, और आज ये अंग्रेजों की पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं। आप देखिए, आप महाराष्ट्र पुलिस ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को 4 लोगों को हवाले किया, और वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस वालों ने उन्हें बांग्लादेश भेज दिया। फिर मगरिबी बंगाल की पुलिस वहां पर इन्वॉल्व होती है, इन्वॉल्व होकर फिर राब्ता करती है, बांग्लादेश के जो भी हुक्काम होते हैं उनसे राब्ता करती है, फिर वापस उन्हें वापस हमारे शहरी है। जी, हमारे शहरी हैं, और ये बात का सबूत है। ये यहाँ पर असल में एक चीज़ है कि वो जो लैंग्वेज है बंगालियों की और बांग्लादेशियों की और मगरिबी बंगाल वालों की, बंगाल के पूरे हिस्से की उड़ीसा वगैरह, ये पूरों का जो प्रोनाउंसिएशन है, तलफ़्फ़ुज़ है, अल्फाज जो अदा करते हैं वो एक है, एक जैसा है। तो शायद वो कंफ्यूजन में है, लेकिन दस्तावेजात बताने के बावजूद अगर आप ये काम कर रहे हैं, तो फिर एक हिंदुस्तानी अपने अपने मुल्क में अपने आप को कैसा महफूज नहीं नहीं, बस इनको टिट फॉर टैट, यानी ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। खामोश नहीं रहना चाहिए मुसलमान। और जिसको भी इस तरह की कार्रवाई का सामना है, वो मुस्लिम तंजीमें हैं, मुस्लिम जमातें हैं। अब जमीयतुल उलमा बहुत अच्छा काम कर रही है, आप उनसे रुजू हो सकते हैं, कानूनी मदद ले सकते हैं। और आपको ये बता दूं कि अब इन लोगों ने एक फैशन बन गया है हिंदुस्तान में, मुसलमान के खिलाफ बोलिए तो आप बहुत रातों रात मकबूल आम लीडर बन जाएंगे। सब समझते हैं कि मैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बन जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसमें हजारों लोगों का कत्ल होता है, उसके बाद कोई लीडर बनता है। जी, और यकीनन जो मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री देखिए आप। जी, यकीनन लाशों के ढेर पर हुक्मरानी करने के जो अलखाबात हैं, वो किसको लगे हैं वो सारा मुल्क जानता है, सारी दुनिया जानती है। सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर कहा था, मौत का सौदागर कहा था। और फिर एक वक्त के ये दोनों जो हैं, तड़ीपार भी उनके ऊपर तड़ीपारी का वो आता, दफात भी लगे थे, और बहुत सारे मामलात हुए थे, और बहुत सारी चीज़ें सीबीआई की इंक्वायरी में बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई थी। कौन से जज का कहाँ पर कत्ल हुआ, या फिर किस तरीके से वो मशकूक हालत में, मुश्तबा हालत में कौन से जज की मौत हुई, ये एक अलग पहलू हो जाएगा। अगर उस पर हम गुफ्तगू करेंगे तो यकीनन नफरत अगर जहन में रखकर, तासुब अगर जहन में रखकर अगर आप कोई भी कार्रवाई करते हैं, तो उसमें बेकसूर लोग जद में आते हैं। अब देखिए, जस्टिस कोलसे हैं महाराष्ट्र के, दलित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, और आप अंदाज़ा कीजिए कि 20 पैसे की मजदूरी क्या करते थे। वो मुंबई हाईकोर्ट के जज बने, जज बनकर रिटायर्ड हुए, और उन्होंने हम खुद मुझे इंटरव्यू देते उन्होंने कहा सियासत टीवी के लिए, सियासत अखबार के लिए, कि जो जज का आपने इशारा दिया है कत्ल हुआ है, उसका कातिल कौन है, उन्होंने उसका नाम बताया था। तो ये चीज़ें ओपन हैं जी। तो नहीं, यकीन सीबीआई की इंक्वायरी के जो सीबीआई के अदालत के जज थे, वो अब उस पर वो पहलू गुफ्तगू का रुख ही बदल जाएगा। तो इसलिए हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। ये इसराइल ने 3 लाख लोगों को तेहरान से फौरी खाली करने को कहा है, वार्निंग दी है। ये कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर इसराइल फिर दोबारा हमला करेगा। इसराइल के ट्रंप ने भी ये वार्निंग दी है।
ट्रम्प तो जी समेत जो चल रहा है कनाडा में, वहां से फौरन ये दोनों के दरमियान में जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो कॉन्फ्लिक्ट के पेश नज़र इसराइल और ईरान के दरमियान में जो जंग चल रही है, उसके पेश नज़र वो जी समेत मीटिंग छोड़कर वो वापस फौरन चले गए। तो 3 लाख लोगों को मकान, अपने घर खाली करने के लिए तेहरान में जो लोग हैं उन्हें फौरी खाली करने के लिए कहा जा रहा है। हैरत की बात यह है, हमारे जो अमेरिकी सदर है डोनाल्ड ट्रंप, उनके बयान देखिए आप, कोई बयान एक दूसरे से मेल नहीं खाता। एक तरफ वो कह रहे हैं कि मैं ईरान से बात करने का कहा हूँ, मैं ईरान से बातचीत करने का कहा हूँ, और उन्होंने अपने जो मददगार हैं, माविन हैं, उनसे कह दिया है कि आप फ़ौरन इंतज़ाम कर दीजिए, एहतमाम कर दीजिए ईरान से बातचीत का। एक तरफ ये कहते हैं, दूसरी तरफ ट्रंप, अब ईरान और इसराइल की जंग हो रही है और ट्रंप बीच में आकर कह रहे हैं कि तेहरान को खाली कर दिया जाए। आप कौन है भाई जो तेहरान को खाली करने का हुक्म दे रहे हैं? दूसरी तरफ नेतन्याहू भी ये कह रहे हैं कि तेहरान को खाली कर दिया जाए, और जैसा कि आपने कहा है कि 3 लाख लोगों के खाली करने की, तख्लिया करने की इतलात आ रही हैं। लेकिन एक बात यह है कि ईरान ने भी कहा है कि तल अवीव में जो लोग हैं वो तल अवीव को खाली कर दें, वरना तुम्हारी खैर नहीं है, तुम मारे जाओगे नेतन्याहू के लिए। तो आप अंदाजा कीजिए, ये सब एक बड़ा गेम दिख रहा है मुझे, और इस गेम का मकसद यही है कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोका जाए। लेकिन ऐसा महसूस होता है कि अभी 21 मुस्लिम ममालिक ने उसकी मजम्मत भी की है कि आप जिस अंदाज में कार्रवाई कर रहे हैं ये गलत है। और इसके बाद और आपको बता दूं, G7 का भी आपने जिक्र किया है। ट्रंप ने वहाँ का जो डिक्लेरेशन था, सॉरी एलामिया जो था, उस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। और हैरत की बात है, अफसोस की बात है कि G7 ममालिक ये कह रहे हैं कि इसराइल अपने हक के दिफा का इस्तेमाल कर रहा है। तो क्या ईरान हक के दिफा का इस्तेमाल नहीं कर रहा है? आपके हक के दिफा का इस्तेमाल उस सिर्फ वक्त इसराइल होता के लिए नहीं, उस वक्त होता है ईरान अगर आपके ऊपर हमला कर रहा है तो आप अपने हक के दिफा में, हक के दिफा जो है उसमें आप रिटेलिएशन में, उसके जवाबी कार्रवाई में आप कर सकते हैं। ईरान ने तो हमले में पहल नहीं की। जी। आप ईरान पर इल्जामात लगाए गए, ईरान के पास जौहरी हथियार हैं, केमिकल हथियार हैं, जिस तरह इराक के ऊपर इल्जामात लगाकर बाद में शर्मिंदा हुए ना, बाद में शर्मिंदा हुए, तो उसी तरीके के इल्जामात का सहारा ईरान के हवाले से भी लिया गया। मगर ईरान जो है इराक के वैसा एकदम सरेंडर नहीं हुआ हो, और उसने मद्दे मुकाबिल खड़े होकर ये जो ताकतें हैं, पूरी फस्ताई ताकतें, उनका मुकाबला किया उसने। अब अंदाजा कीजिए कि जो इजरायली फौजी है, कम से कम 25 इजरायली फौजी मारे गए हैं और 320 इजरायली शहरी जख्मी हुए हैं। और जबकि ईरान का हाल ये है कि वहां पर जो मरने वालों की तादाद है वो भी काफी ज्यादा हो गई है और जख्मियों की तादाद ज्यादा हुई है। शहरी इलाकों पर हमले, शहरी इलाकों पर आप हमले कर रहे हैं, रिहायशी इलाकों पर, तो ये रिहायशी इलाकों पर आप हमले कर रहे हैं तो यकीनन वहां पर तो रहने वाले हैं। और ईरान की आवाम, कल भी हम बात कर रहे थे, ईरान की आवाम ने सड़कों पर निकलकर हुकूमत ईरान से मुतालिबा किया कि आप जंग करें, आप मारे, जवाब दें इसराइल को। अरे लेकिन आप देखेंगे कि दूसरी तरफ जो अहम यानी एक मोड़ साबित होगा इस जंग का, और मैं समझता हूं कि दुनिया धमाको हालात का शिकार हो जाएगी, वो ये है कि अगर ईरान में ईरान के रहबर आला जो हैं आयतुल्लाह अली खामेनेई, उनको अगर कोई नुकसान पहुंचाया जाता है, क्योंकि अब अमेरिका ने भी इशारा दे दिया है। अब पहले तो अमेरिका ने कहा कि यानी ट्रंप ने कहा था नेतन्याहू से कि हरगिज़ उनको निशाना ना बनाया जाए, लेकिन अब इसराइल ने इशारा दे दिया है कि हम उनको भी हमले का निशाना बना सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो सियासी क़यादत है, मजहबी क़यादत है ईरान की, अब फिल वक्त ख़तरे में है, उन्हें चौकस हो जाना चाहिए। और ख़ास तौर पर जो है रहबर आला ईरान के अली खामेनेई, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी कोशिशें करनी चाहिए। वरना अगर अली खामेनेई को कुछ होता है तो फिर समझिए कि दुनिया के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। और इस सिलसिले में इसकी ज़िम्मेदारी अमेरिका पर भी आयद होगी, इसकी ज़िम्मेदारी इसराइल पर भी आयद होगी। और एक बात, G7 जो ममालिक हैं उनको शर्म आनी चाहिए जो ये कह रहे हैं कि इसराइल को हक़ दिफा हासिल है, यानी सेल्फ डिफेंस में वो कार्रवाई कर रहा है। तो आपको बता दूं कि क्या वो गजा के नहते फ़लस्तीनियों का जो कत्लेआम कर रहा है वो भी सेल्फ डिफेंस है? इनको शर्म आनी चाहिए कि कब कम ये कहते कि तुम इसराइल को कहते कि तुम तो इसके कातिल हो, यानी गजा के बेकसूर शहरियों के कातिल हो, मासूम बच्चों के कातिल हो, खवातीन के कातिल हो। और आपको यही बता दूं कि 70,000 जो सरकारी आदाद शुमार आ रहे हैं उससे कहीं ज्यादा तादाद में फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, और जिसमें बच्चों की अक्सरियत है, खवातीन की अक्सरियत है। और ये जो है इसराइल जो काम कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इसराइल की जो यानी बालादस्ती कायम करने और अर्ज़ मुक़द्दस बैतुल मक़दस पर कब्जे के लिए इस तरह की कोशिशें कर रहा है। और उसकी वजह भी ये बताता हूँ कि ये जो नस्ल कुशी जारी है और ये कत्लेआम जारी है, नस्ली ततहीर जारी है, और ये अमेरिका की सरपरस्ती में हो रहा है। उसका मकसद
भी यही है, तो फिर दुनिया ये क्यों नहीं कहती कि फ़लस्तीनियों को तुम क्यों कत्ल कर रहे हो? जी, यकीनन अब आप बोल सकते हैं कि आप अगर इसराइल पर हमला होता है, इसराइल जवाबी कार्रवाई करता है तो उसको आप दिफाई हक का इस्तेमाल करते हैं, जी मगर हाँ। बर्बरियत करता है, जी, जी। जुल्म तशद्दुद करता है, जेनोसाइड, जैसा आप जी हाँ। नस्लकशी की बात की, जेनोसाइड को 45,000 से जायद फलस्तीन में जहाँ बहक हुए हैं, 45,000। जी, जी, जी। तो वो आधा तो शुमार पिछले 2 साल के जो आए जी हैं हाँ। निकल कर तफसील आए, जैसा कि आपने इशारा दिया, इसराइल ने कहा कि मजहबी रहनुमा जी जो हाँ। ईरान के हैं, रहबर मुअज़्ज़म अली ख़ामेनेई को अगर ये निशाना बनाते हैं तो उनका मकसद यही होगा कि वो इस्लामी जमहूरी इनकलाब जो है उसका शिराजा बिखेर दे। जी हाँ, बिल्कुल वही मकसद है। और आज इसराइल हो या अमेरिका हो या अमेरिका नवाज़ ताकतें हों, वो यही चाहती हैं कि ईरान में जो मजहबी माहौल पाया जाता है और वहाँ के जो उलमा ने अवाम को मज़हब से जोड़े रखा है, उस बंधन को ख़त्म कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए और वहाँ पर ईरानियों को इस हुकूमत से आज़ादी दिला जाए। ये आज़ादी नहीं होगी बल्कि ये तबाही होगी। वो चाहते हैं कि इस हुकूमत से निजात दिलाया जाए। ये निजात नहीं होगा बल्कि मैं समझता हूँ उनके लिए अज़ाब होगा। और आप देखेंगे कि ईरान में ऐसे अनासिर मौजूद हैं जो अमरीकी नज़रियात और इजरायली वक्तन नज़रियात, फ़वक्तन वो जो उसका नज़रिया है जी, जी। और लिबरल होने का, हाँ, बिल्कुल। अपने लिबरल होने का, खुद मुख्तार होने का, जी, जी। एम्पावर होने का जो है वो सबूत पेश करते रहते हैं। उन्होंने सजा भी उसी तरीके जी, की जी वहाँ है। पर मिलती है, जी है जहाँ। क्योंकि इस्लामी जमहूरी इनकलाब का शिराजा बिखेरना अगर है, जी। जिस तरीके के मकासिद है, जैसा कि आपने कल भी कहा था, ग्रेटर इसराइल का ख्वाब है और इस्लाम जी हाँ, में जी हाँ। ईरान में जो मजहबी तक़द्दुस की पासदारी है, वो तमाम चीज़ों को अगर पामाल करना है तो वहाँ की जो रहनुमाई, रूहानी रहनुमा है, उन्हें अगर निशाना बनाते हैं, इस्लामी जमहूरी इनकलाब का शिराजा बिखेरते हैं, तो उसमें बड़ी हद तक इसराइल को और अमेरिका को कामयाबी मिलेगी। एक आखिरी खबर पर हम बात करते हैं, क्योंकि हमें इशारे मिल गए हैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करने का। लाइव टीवी पर जी हाँ। जो अटैक हुआ, तो अफसोस लाइव है। टीवी पर हम देख रहे थे कि इसराइल ने जो ईरान के स्टेट सरकारी टीवी पर टीवी हमला किया, अब उसके नज़ारे भी हमने देखे। जी, जी। उस पर तबसरा करते हुए अपन इस बार तो उसमें अब जो हमला हुआ है उस पर आप देखेंगे कि जब खबरें पेश की जा रहे थे उस वक्त हमला किया गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। 3 जो मीडिया के वहाँ पर कारकुन थे वो शहीद हुए हैं। और वैसे भी शहीद होना कोई यानी बुरी बात नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ कि जो कौम किसी के खिलाफ जिहाद करती है और वो शहीद हो जाती है तो उसके लिए एजाज़ है। तो वहाँ 3 लोगों को ये एजाज़ हासिल हुआ शहादत का, तो मैं समझता हूँ कि वो भी इस्माइल हानिया की सफ़ में शामिल हो गए हैं। यकीनन इसलिए इस्माइल हानिया की सफ़ में वो लोग शामिल हो गए हैं। और फिर जो शहीद का मर्तबा है उसका तो बहुत बड़ा मुकाम भी और है। आप देखेंगे ईरानी कौम हो या फ़लस्तीनी हो, आप इवन अब मुसलमान अपना जो वो मकसद है वो शायद भूल गए होंगे, लेकिन अब फिल वक्त आप देखेंगे कि तालिबान की अगर बात करते हैं तो वो ज़िंदगी के छोड़कर मौत की तलाश करते हैं, मौत का पीछा करते हैं और ज़िंदगी उनका ताक़ुब करती है। उसी तरह आप मुजाहिदीन फ़लस्तीन के देखेंगे तो उनका भी ये हाल है कि हंसते हंसते शहीद हो रहे हैं। अब याहिया सिनवर की जो तस्वीर थी, वो जो आखिरी लम्हे की जो तस्वीर थी याहिया सिनवर की, वो तस्वीर देखकर ही हौसला जो है हमास के तमाम कारकुनों का, आलम इस्लाम में जो भी जिद्दोजहद कर रहे हैं हक के लिए, उन तमाम के हौसले को बुलंद करने के लिए वो याहिया सिनवर की वो आखिरी लम्हे की तस्वीर यकीनन काफ़ी है। अरे वो मौत को छड़ी से मार रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था। मरे हुए शख्स को इतना खौफ था याहिया सिनवर का कि वो मनाजिर है। तो नाजरीन, अब वक्त हो चला है सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहे। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें। और अब सियासत टीवी की सारी टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।